Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये सरकार का मानव संपदा पोर्टल है। मानव संपदा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 90 विभाग के 8,27,000 कर्मचारी जो रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पर अपनी आय व्यय का ब्यौरा यानी कितनी आय है, कितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी कर दिया गया है और आज के बाद यानी 30 सितंबर के बाद जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का खुलासा सरकारी पोर्टल पर नहीं किया, उनकी तनख्वाह नहीं बनेगी। कैसे ये ब्यौरा दिया जा रहा है, क्यों ये जरूरी है, सरकार ने इसको लागू करने के लिए किस तरीके के प्रावधान किए हैं, इसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये सरकार का मानव संपदा पोर्टल है। मानव संपदा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 90 विभाग के 8,27,000 कर्मचारी जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका इस पर रजिस्ट्रेशन है, ये पूरा ब्यौरा है जो पब्लिक डोमेन में है। यहीं पर अब सभी कर्मचारियों को बीते 3 महीने से लगातार यहाँ पर अपनी आय व्यय का ब्यौरा यानी कितनी आय है, कितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। और कैसे क्या होगा इसको हम समझने के लिए हमारे साथ विजय जी हैं। ये बताइए कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या है और ये कितना जरूरी है, कब से आप लोग काम कर रहे हैं? को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानव संपदा पोर्टल नाम से एक वेबसाइट डेवलप की गई है, जिसपे 3 कर्मचारी विभाग द्वारा पहले बनाए जाते हैं। एक कर्मचारी होता है एस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री, जो विभाग के सभी कर्मचारियों का डेटा उसमें भरता है, जो सर्विस बुक या निजी पत्रावलियों में दर्ज होता है। उसके बाद अगला एक कर्मचारी होता है ई सर्विस बुक वेरीफायर, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा भरे गए डाटाओं का परीक्षण करता है, सही होता तो वेरीफाई कर देता है। एक अन्य रोल होता है ई करेक्शन का, वो कर्मचारी अगर दोनों एम्प्लॉइयों द्वारा कोई भी डेटा गड़बड़ भर दिया गया है, गलत भर दिया गया है त्रुटिवश, तो उसको वो सही कर देता है। तो जो इतनी समय ज्वलंत मुद्दा चल रहा है चल एवं अचल संपत्ति ब्यौरा दर्ज करने का, तो वो सभी कर्मचारियों की निजी HRMS कोड और उनके पासवर्ड के माध्यम से भरा जाता है। हाँ, अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट करके बता सकें कि कैसे ये काम कर रहा है और कैसे आप लोग अपलोड कर रहे हैं, क्या क्या जानकारियां पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगी, क्या क्या जानकारियां नहीं मिलेंगी, जरा डिमॉन्स्ट्रेट भी करके बताते रहिए रघुराज। देखो, जो मानव संपदा पोर्टल की जो आधिकारिक वेबसाइट है, उसके राइट हैंड कॉर्नर पे अगर हम देखें तो यहाँ हमें पब्लिक विंडो दिख जाता है। पब्लिक विंडो में सबसे पहले हमें ऑफिस लिस्ट दिख जाती है कि उत्तर प्रदेश के कितने विभाग हैं जो मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर हमें दिख जाता है फैक्ट सीट P2। फैक्ट सीट हमारा सर्विस बुक का संक्षिप्त रूप होता है कि एक सरकारी कर्मचारी जो पब्लिक सर्वेंट होता है, तो पब्लिक के पास उसके विषय में जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो सार्वजनिक जानकारी की जा सकती है उनका ब्यौरा दिख जाता है। तीसरे नंबर पर किसी भी कर्मचारी का HRMS कोड हम सर्च कर सकते हैं। HRMS कोड जैसे आम व्यक्ति का आधार कार्ड होता है, वैसे ही एक सरकारी कर्मचारी का HRMS कोड होता है। फॉर एग्जांपल हम अपना ही ले लेते हैं कि अगर हम जो है अपने यहाँ हम देखें अपने विभाग में, तो किसी भी कर्मचारी का 4 माध्यम से HRMS कोड पता किया जा सकता है। सबसे पहले उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर पता हो, या पोस्टिंग ऑफिस पता हो, या डिपार्टमेंट ID पता हो, या ऑफिस नेम पता हो। अगर हम अपने विभाग का देखें, हमारा डिपार्टमेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन विजिलेंस कमीशन है, हम लखनऊ में तैनात हैं, हमारा पद जूनियर असिस्टेंट है। अगर हम यहाँ सबमिट करते हैं तो हमारे विभाग में जितने भी जूनियर असिस्टेंट हैं वो सारे दिख जाएंगे, जो पब्लिक के पास अवेलेबल हैं, कोई भी देख सकता है। और जब हम इसको देखते हैं तो फिर क्या क्या डिटेल आ जाएगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएगी जब आप खोलते हैं? तो किसी भी कर्मचारी का जब हम HRMS कोड पता कर लेते हैं, हम अपना ही ले लेते हैं, हमारा HRMS कोड यहाँ पे 1298-249 है। अगर हम यहाँ पे P2 अपना देखें, यहाँ जो फैक्ट सीट है हमारी सर्विस बुक का संक्षिप्त रूप, अगर हम उसको देखें तो हमारा देखो कुछ डिटेल खुल के आ जाएगा, हमारा नाम, हमारा HRMS कोड। ये रघुराज सिंह का ये HRMS जिसको कहते हैं मानव संपदा पोर्टल, उस पर ये डिटेल है जिसमें लिखा गया है रघुराज सिंह, इनके डेट ऑफ बर्थ है, होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है, किस लेवल पे ये
अपॉइंटमेंट डेट लिखी हुई है 18 सितंबर 2020, कंफर्मेशन डेट, ई सैलरी कोड, स्पाउस, EHRMS, तमाम अन्य जानकारियां, पोस्टिंग डिटेल्स, कितनी क्वालिफिकेशन है, कब MA सोशियोलॉजी से किया है, लखनऊ में किस डिपार्टमेंट में मतलब ये पब्लिक को जो जानना चाहिए, जो जरूरी है, वो पता चल जाए। सारी जानकारियां इसमें नहीं दी गई हैं कि जैसे किसी कर्मचारी के ऊपर कोई विभागीय जांच चल रही है, या उस कर्मचारी के फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं, या नॉमिनी किसको बनाया गया है, या तमाम ऐसी वित्तीय जानकारियां हैं, कब इंक्रीमेंट लगा है या कैसे क्या, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अलग करके सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रदर्शित किया गया है। जो अब जैसे ये आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया है, वो कैसे देख रहे हैं? वो अगर हम आप ही के उस पे जाते हैं कि आपने फिल किया तो कैसे हो रहा है वो? देखो, जो आय व्यय का ब्यौरा है वो डिपार्टमेंट की एक आईडी होती है, उसके माध्यम से जो भी नोडल अफसर होंगे वो देख सकते हैं। वो विभाग का ही है, पब्लिक विंडो का वो पार्ट नहीं है। हाँ, उसको पब्लिक नहीं देख सकती है। वो जो है उसमें क्या क्या डिटेल मांगी, अगर जैसे आप अपना खोल करके दिखा सकें कि क्या क्या डिटेल एम्प्लॉय को भरनी पड़ रही है, चल अचल संपत्ति का, वो जैसे बता सकते? हाँ, वो हम अपना एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना ही खोल के बता दे रहे हैं। बाकी ये जो है पब्लिक का ये रोल नहीं है, इसको आम व्यक्ति नहीं भर सकता है। स्वयं कर्मचारी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ही भरेगा। सबसे पहले हम मानव संपदा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करेंगे। ये हमारी पहले नंबर पे आईडी है, ये हमारी वेबसाइट आ गई, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके सर्वर NIC में स्थापित हैं, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके सर्वर स्थापित नहीं है। तो यहाँ देखो, बेसिक एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ, राज्य संपत्ति, सेकेंडरी एजुकेशन, इनके अलग से सर्वर बनाए गए हैं। बाकी जिनके सर्वर नहीं, वो सब ऑल अदर डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। और हम अपना HRMS कोड भरेंगे और अपना पासवर्ड भर देंगे, कैप्चा भरेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। ये हमारी व्यक्तिगत जानकारी है, ये पब्लिक का विषय नहीं है। ये आपके जो है अनुरोध पे हम इसको खोल के दिखा दे रहे हैं, ताकि जो भी हमारे देखने वाले हैं उनको जो समस्या आ रही है वो समस्या ना हो। ये खुल गया। हाँ, ये हमारा खुल गया है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला ऑप्शन हमको जर्नल का मिलता है। जर्नल क्या क्या डिटेल भरा गया है? हाँ, वो अभी हम दिखा दे रहे हैं। जर्नल ऑप्शन है, जर्नल पे ही हमारा चौथे नंबर पे प्रॉपर्टी रिटर्न का ऑप्शन आता है। जब प्रॉपर्टी रिटर्न पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे देखो 5 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हमें अचल संपत्ति का ब्यौरा अगर भरना है तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। चल संपत्ति का ब्यौरा भरना तो सेकंड पे जाएंगे। मान लो हमारे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है तो हम यह डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे, या हमारे पास कोई चल संपत्ति नहीं है तो हम इस डिक्लेरेशन को भर देंगे, टिक कर देंगे। और अगर हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि हमने क्या भरा है तो ये 5वां ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से, मतलब आपको अगर हम बात करें कि आपने कोई संपत्ति, मान लीजिए पैतृक संपत्ति है, तो वो तो आपकी अचल संपत्ति है, उसको कैसे दिखाएंगे? और किसी ने गिफ्ट की हुई आपको प्रॉपर्टी है, उसको कैसे दिखाएंगे? या गाड़ी आपको गिफ्ट कर दी किसी ने, तो आप कैसे दिखाएंगे? देखो, जो अचल संपत्ति है और चल संपत्ति है, सबसे पहले इनके बीच बेसिक डिफरेंस हमें समझना होगा कि मोटरसाइकिल या कार हमारी जो है अचल संपत्ति है कि चल संपत्ति है। तो इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल दिए गए हैं कि वही अचल संपत्ति में आएंगे, बाकी चल संपत्ति में ही आएंगे। अचल संपत्ति में जैसे हमारा हाउस है, कोई बिल्डिंग है, खेत खलिहान, हाँ, या एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल लैंड है, कोई शॉप है, ये सारी चीज़ें हमारी अचल संपत्ति में आएंगी। और चल संपत्ति में मानव संपदा पोर्टल पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई शेयर, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई अदर। कोई शेयर वगैरह खरीदता है तो शेयर आ जाएगा, या इन्वेस्टमेंट कोई LIC है, RD है, किसान पत्र है, कोई FD करके रखा है, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अदर में जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, या सोने या चांदी के आभूषण हैं, तो वो भी तो अचल में ही आएंगे। चल रघुराज जी, एक सवाल इस बात का भी कि इससे क्या फायदा, कर्मचारियों का क्या फायदा, और सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा क्या लगता है आपको? देखो, बहुत बार क्या होता है कि कर्मचारी ईमानदारी पूर्वक अपने चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा दे देता है।
मानवीय त्रुटिवश या उसके इतने स्थानांतरण होते हैं कि कभी प्रमोशन, पदोन्नति या कोई भी कैसे ऐसे मामला होता है तो बहुत पुराने जो रिकॉर्ड होते हैं वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। कहीं ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा या कहीं और मानवीय कोई भी गतिविधियों की वजह से हो जाते हैं। तो मानव संपदा पोर्टल पे जो भी हम डेटा भरेंगे, हमारा ट्रांसफ़र कहीं भी हो, पोस्टिंग कहीं भी हो, हम कहीं पर हों, रिटायर हो गए हों, वर्किंग में हों, तो वो सारी सूचनाएं हमारी सदैव संकलित रहेंगी और इसको कभी भी कहीं से भी देखा जा सकता है। सबसे बड़ा लाभ हमारा ये है इसमें। और दूसरा अगर हम ये कहें, लेकिन तब अभी भी लगभग 90 से 92% कर्मचारियों ने ही भरा है। 2 बार सरकार इसकी डेट बढ़ा चुकी है, तो करीब 8 से 10% ऐसे हैं जो नहीं भर पाए। वो कौन से कर्मचारी, कोई समस्या आ रही है या किस वर्ग के लोग हैं, कुछ ऐसे? नहीं, देखो, ये विभाग पे जो पत्रावली चला रहा है या उस विभाग के जो नोडल अफसर हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कर्मचारियों की रिपोर्ट देखें अपने डिपार्टमेंट आईडी से, और जो कर्मचारी नहीं भरे उनको चिन्हांकित करके। इसलिए किया गया कि मतलब कर्मचारियों का एक ट्रांसपेरेंसी रहे। हाँ, ट्रांसपेरेंसी रहे, इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों को लाभ है जी। तो सरकार ने जो अपने 8,27,000 के लगभग कर्मचारियों का ब्यौरा आय व्यय का, चल अचल संपत्ति का मांगा है, उसके पीछे मंशा सिर्फ पारदर्शिता और ईमानदारी की है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए भी अब जरूरी हो गया है कि उनको अगर तनख्वाह लेनी है तो अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना ही होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।